सूरज की तपती किरणें गांव की मिट्टी को झुलसा रही थीं। हवा में धूल के गुब्बारे उड़ रहे थे। गांव के कुत्ते, जिनके पेट भूख से चिपक गए थे, वे छोटे छोटे टुकड़ों के लिए तरस रहे थे। वही रघु नाम का किसान अपने खाली खेत को देखकर उदास हो रहा है। यह मिट्टी भी अब जैसे राख बन गई है। पिछले साल तक यहाँ गेहूं की लहरें दौड़ती थीं, अब तो सांस लेने तक में धूल उड़ती है। हे भगवान, ये कैसी विपदा आ गई। कई महीनों से बारिश नहीं हुई है, खेत सूख गए हैं, बीज बोना भी मुश्किल हो गया है। रघु की झोपड़ी के बाहर उसकी मां शांति खड़ी हुई थी। वह रघु को अपनी ओर आता हुआ देख रही थी। उसके हाथों में कुछ सूखे नीम के पत्ते थे और चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें उभर आई थीं। बेटा, यह नीम के पत्ते पीस लेना और पानी में मिलाकर बच्चों को पिला देना। उनके शरीर पर चकत्ते पड़ गए हैं, शायद इससे कुछ राहत मिल जाए। रघु ने मां के हाथों से पत्तों को लिया और उन्हें करीब से देखा। वे इतने सूख चुके थे कि हल्का सा दबाने पर चूर चूर हो गए। यह देख उसका मन भारी हो गया। माँ, यह नियम भी तो सूख गया है। इसमें अब औषधि कहाँ बची है। हमारी जमीन की तरह यह भी बंजर हो चुका है। शांति ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तभी रघु की छोटी बहन मधु एक टूटे हुए घड़े में पानी लेकर आती है। उसके चेहरे पर उदासी की बूंदें झलक रही हैं। भैया, आज सुबह गोकुल चाचा कह रहे थे कि अगर 2 दिन में बारिश नहीं हुई तो हमें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। जाना कहाँ? शहर में भीख मांगने या फिर बलराज के खेतों में मजदूरी करने? नहीं मधु, मैं इस जमीन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये हमारे पिताजी की मेहनत है। रघु! तभी दूर से एक आवाज गूंजी। रघु ने मुड़कर देखा। जमींदार बलराज का नौकर कालिया एक मोटा डंडा लिए उनकी झोपड़ी की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में अहंकार था। वह रघु के पास आता है और कहता है, रघु, मालिक ने तुझे बुलाया है। तेरा कर्ज अब आसमान छू रहा है। तू कब तक बहाने बनाएगा? रघु का चेहरा सख्त हो गया। उसने कालिया की आंखों में देखा और जवाब दिया, कर्ज? उसने तो हमारे खेत का आखिरी पानी तक निचोड़ लिया। अब क्या बचा है देने को? हमारी हड्डियां? देख रघु, बहुत बातें मत बना। अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो यह झोपड़ी भी हमारी होगी। मालिक का हुक्म है। रघु की छोटी बहन मधु पास में ही खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कालिया के जाने के बाद वह रघु से कहती है, भैया, अब क्या होगा? क्या वो सच में हमारा घर ले जाएगा? डरो मत मधु, जो होगा देखा जाएगा। मैं कोई रास्ता निकालूंगा। शाम ढलते ही गांव की चौपाल में कुछ लोग इकट्ठे हो गए। एक पुराना बरगद का पेड़ वहां खड़ा था, जिसकी छाया अब सूखी टहनियों की वजह से टूट टूट कर बिखर रही थी। गांव वाले चुपचाप खड़े थे, लेकिन हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। बच्चों, यह गांव बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। चारों तरफ सूखा पड़ गया है। जंगली जानवर भूख प्यास की वजह से मर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा कहर पड़ते हुए कभी नहीं देखा। हाँ चाचा, इस बार इतना ज्यादा सूखा पड़ गया है कि जीना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है जैसे अब तो भगवान भी हमसे नाराज हैं। पूजा पाठ, यज्ञ सब करके देख लिया। नहीं बेटा,
यह इम्तिहान है। हमारे पूर्वजों ने भी ऐसे ही संकट देखे थे। मेरे दादाजी बताया करते थे, जब इस गांव पर पहली बार अकाल पड़ा था तो एक साधु ने हमें एक चमत्कारी हल दिया था। उस हल की धार पर सूरज की रोशनी पड़ते ही बंजर जमीन में हरियाली फूट पड़ती थी। चमत्कारी हल? अरे चाचा, आपने किसी फिल्म की कहानी सुन ली क्या? ये सब अंधविश्वास है चाचा। आज के जमाने में जादू टोना नहीं चलता। जवानी में अक्ल कम होती है सोहन। वो हल कोई जादू नहीं था, श्रद्धा का प्रतीक था। वो सिर्फ उसी के हाथों काम करता था जिसके दिल में इंसानियत और ईमानदारी हो। रघु, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहा था, वह अचानक आगे आया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसे कोई मकसद मिल गया हो। चाचा, अभी वो हल कहाँ है? मैं ये हल ढूंढने जाऊंगा। अगर यह सच में है तो हमें कोशिश तो करनी चाहिए। सुना है कि वह पुराने पीपल के पेड़ के पास कहीं दबा हुआ है, लेकिन उसे पाने की शर्तें हैं। वह सिर्फ सच्चे और मेहनती किसान के लिए ही काम करेगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। देखते हैं यह चमत्कार कितना सच है या बस गांव वालों की बनी बनाई कहानी है। अगले दिन रघु, सोहन और गांव का एक होशियार लड़का माधव तीनों मिलकर पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ते हैं। चाचा वो देखो, वो रहा पीपल का पेड़। वह तीनों आगे बढ़ते ही हैं कि थोड़ी दूर चलने पर बलराज का आदमी कालिया उनके सामने आ खड़ा होता है। उसके हाथ में एक मोटा डंडा होता है जिसे वो बार बार जमीन पर पटक रहा होता है। अरे रुको रुको भाई, इधर कहाँ घुसे जा रहे हो? पता नहीं क्या ये बलराज सिंह की जमीन है और तुम्हारा इधर आना सख्त मना है। हाँ, हमें अच्छे से पता है कि यह जमीन सेठ बलराज सिंह की है। दरअसल हमारी कुछ बकरियां इस तरफ आ गई थीं। हम उन्हें ही ढूंढने जा रहे हैं। तुम्हारी बकरियां गुम गईं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी के भी खेत में घुस जाओगे। अरे भाई कालिया, हमारी बात को समझो। अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो हमारी बकरियों को जंगली कुत्ते खा जाएंगे। अरे जब तुमसे बकरियां संभलती नहीं तो फिर रखते ही क्यों हो? भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी बकरियां। मेरे होते हुए तुम एक कदम आगे नहीं रख सकते। ये देखकर सोहन का खून खौल उठा। वह आगे बढ़ता है और अपनी लठ से कालिया पर एक जोरदार वार करता है और कालिया वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। भाग यहां से, वरना तीनों मिलकर यहीं पर तेरी चटनी बना देंगे। कालिया अकेला होने की वजह से डरकर वहां से भाग जाता है। रघु, सोहन और माधव आगे बढ़ते हैं और पीपल के पेड़ के पास पहुंचते हैं। पीपल का पुराना पेड़ काफी विशाल और रहस्यमयी था। उसके नीचे एक बड़ा पत्थर दबा हुआ था जो रहस्यमयी लग रहा था। चाचा, लगता है हमें यह पत्थर हटाना पड़ेगा। रघु और सोहन ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर को हटाना शुरू किया। वह देखते हैं कि पत्थर के नीचे सचमुच एक सुनहरा हल दबा हुआ था जिससे एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी। यह जादुई हल की कहानी तो बिल्कुल सच निकली। गोकुल चाचा बिल्कुल सही कह रहे थे। अब हमारा गांव भी एक बार फिर से हरा भरा हो जाएगा। तभी अचानक एक गाड़ी की आवाज आई और बलराज वहां पहुंच गया।
तुम गरीब लोगों की इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे आदमी को मारा, और तुमने मेरे खेतों में घुसने की हिम्मत कैसे की? मैं भी तो देखूं, तुम यहाँ गड्ढा खोदकर क्या कर रहे हो? बलराज गड्ढे की ओर बढ़ता है और गड्ढे में दबे जादुई हल को देखता है। जादुई हल? ये तो सिर्फ कहानियों में था। इतने सालों से ये मेरी ही जमीन में दबा हुआ था और मुझे पता तक नहीं था। पर कोई बात नहीं, आखिर तुम लोगों ने इसे मेरे लिए ढूंढ ही लिया। अब यह मेरा है। ये देखकर सोहन गुस्से से भर जाता है और वह बलराज को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। रुक जा बलराज सिंह, ये तेरे काम की चीज नहीं है। चुपचाप उससे दूर हट, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी बलराज सोहन की तरफ बंदूक तान देता है। जानता है ना ये क्या है? इसकी एक गोली और तेरी बोली बंद। चल पीछे हट जा और तीनों चुपचाप खड़े रहो। तभी अचानक वहां एक संत बाबा प्रकट हुए। उनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में गहरी शांति। दुष्ट आदमी, यह हल तेरे लिए नहीं है। यह हल उन्हीं के लिए है जिनके हाथ मिट्टी की खुशबू से महकते हैं, खून से नहीं। तूने बहुत बड़ी भूल की है। तेरा लालच तुझे नर्क ले जाएगा। अरे ओ बाबा, तू पता नहीं अचानक कहां से टपक गया। तू क्या मुझे नरक भेजेगा? लेकिन तुम्हें तुम्हारी सही जगह भेजना मुझे आता है। बलराज बाबा पर बंदूक की गोली चलाता है, लेकिन गोली बाबा को छूकर निकल जाती है। यह देखकर बलराज और उसके आदमी डरकर वहां से भाग जाते हैं। रघु हल के सामने हाथ जोड़ता है और हल को बाहर निकालकर अपने हाथों में उठाता है। बाबा, हम इस हल को कैसे इस्तेमाल करें? बेटा, बस अब इसके साथ विश्वास और प्रेम से जुट जाओ। इसे अपने बैलों के साथ जोड़कर खेतों में चला दो। यही हल तुम्हारे गांव में फिर से हरियाली लाएगा। याद रखना, इसका असर तभी होगा जब मन में कोई स्वार्थ न हो, बस सेवा का भाव हो। बाबा, हम वादा करते हैं, इसे पूरे गांव की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। यह कहकर बाबा फिर से गायब हो जाते हैं। रघु और उसके साथी हल को लेकर वापस गांव आते हैं। रघु हल को बैलों से जोड़ता है और खेत में हल चलाता है। कुछ देर बाद मौसम बदलता है और गांव में बरसात शुरू होती है। धीरे धीरे गांव में फिर से हरियाली निकलने लगती है। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं।